हेलो एवरीवन, मनी सर फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। आज हम उसी को ही आगे लेके जाएंगे। आज गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझाया था कि जब एक नया पार्टनर आता है तो उसको गुडविल लेके आनी होती है और कैपिटल लेके आता है, और उसकी कौन कौन सी एंट्रीज हमें करनी होती है। आज जो हम उसका आगे कंटिन्यूएशन करेंगे, और आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये क्या होता क्या है। और यकीन मानिए कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, इनका ट्रीटमेंट हमें रिटायरमेंट में भी करना होता है, डिसोल्यूशन में भी करना होता है। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते क्या है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में कौन कौन से पॉइंट्स हमें कवर करने होते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को मैं अपने शॉर्ट वर्ड में यूडीपी बोलता हूं, यूडीपी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब देखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है एक एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स मींस बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड वो जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास जो उसमें आइटम्स होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले रिजर्व फंड आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जर्नल रिजर्व आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस का आपका क्रेडिट बैलेंस है, वो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे ही रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, कंटीजेंसीज मींस जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं उनके लिए जो भी हम रिजर्व बना के रखते हैं कंटीजेंसीज के लिए, ये सारे के सारे हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं। और ये सारे के सारे आपको लायबिलिटी साइड में गिवन होते हैं। जब बैलेंस शीट आप देखते हो तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर ये सब के सब आपको गिवन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे एक्युमुलेटेड लॉसेस होते हैं जिनको हम यूडीएल कहते हैं। मैं अपनी लैंग्वेज में एक शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं, यूडीएल। आप भी थोड़ा इजी हो जाएगा आप सभी के लिए यूडीएल, यदि आप उसको याद करोगे। तो यूडीएल का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। और ये कहां पर गिवन होते हैं? ये सब हमें बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन होते हैं, एसेट साइड, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में किन किन आइटम्स को हमें ध्यान रखना है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर बहुत कम आता है वैसे ये, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। ये दोनों के दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। एक ये फर्स्ट एंड थर्ड, ये फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। और यहां पर नीचे बता भी रखा है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर्स, सो दे शुड बी क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कि ये जितना भी अमाउंट है, ये जितनी भी वैल्यूज है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। नाम याद रखो, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सारा का सारा। ऐसे ही एक्युमुलेटेड लॉसेस जो है वो कहां पर जाते हैं? डेबिट टू द देयर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के डेबिट साइड के अंदर इनको पोस्ट करना होता है। समझ रहे हो भाई? आपको एक और एग्जांपल की मदद से इस बात को मैं समझाता हूं। देखिए, अब ये और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये एक बैलेंस शीट है हमारे सामने। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वही यूडीपी जितने भी हैं आपके, यूडीपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व फंड है, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी क्रेडिट बैलेंस है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। इनका ट्रीटमेंट कहाँ होता है? ये लेफ्ट साइड में है। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड है। और इनको पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लेके जाना है? राइट साइड में। मतलब ये सारी की सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ये एरो देख रहे हैं आप? तो ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब पार्टनर भी न्यू पार्टनर से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बराबर है, सबसे पहले ये कैपिटल आती है, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस आ जाएगा, जो भी उनका लास्ट ईयर का बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देन रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड हम लिखेंगे, कलम का कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट कि ये विजिबल हो अच्छे से। सबसे पहले रिजर्व फंड, ये आपको रिजर्व फंड यहाँ पर दे रखा है, ये हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशो में होगा, और किस में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में होगा। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब के सब जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। और किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? एक बात को बहुत विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि जितने भी यूडीपी होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उनको उसी में भाग आपको बांटना है, विभाजित करना है, और हमेशा ओल्ड रेशो में होंगे, ठीक है। कोई सैक्रिफाइसिंग रेशो का कोई भी इस्तेमाल यहाँ नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जितने भी आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये सारे के सारे राइट साइड में है। तो हमें क्या करना है? इनको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मतलब लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट में जाएगा।
और जो यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपको ये यूडीएल दे रखे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, ये यूडीपी थे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हमेशा आपके राइट साइड में होते हैं, तो वो लेफ्ट साइड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस नाम से दे रखे होंगे उसी नाम से आएंगे। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का नाम लिखना है। आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उनका नाम आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो उनका नाम आ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एक बात आपको समझनी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, ये आपके एंटायर पार्टनरशिप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस इनकी होती है। आप रिटायरमेंट में देखेंगे वहां भी इनका ट्रीटमेंट होगा, डेथ में भी होगा और डिसोल्यूशन में भी होगा। तो ट्रीटमेंट विल बी द सेम। ट्रीटमेंट आप देखोगे कि हर जगह ये रिपीटेशन रहेगी, ऐसा ही रहेगा। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां थोड़ा सा रिटायरमेंट में भी रिटायरिंग पार्टनर भी ओल्ड ही होता है, ये मानकर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये हमारे सामने अभी जो मैंने आपको बताया है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो लॉसेस हैं उनको किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, उनको बैलेंस शीट में कहाँ गिवन होते हैं वहां, और कैपिटल अकाउंट में मेन इनका ट्रीटमेंट होता है। अब इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि हम जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एल एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। O is admitted as a new partner. On that date, L and M has general reserve, मतलब उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया है। जनरल रिजर्व 160 का है और 240 का आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। यहाँ पर वो गिवन नहीं है, पर ये जो 240 है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सीधी सी बात है, जनरल एंट्री करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, यूडीपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड, इसकी जो जनरल एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो के अंदर। तो यहां पर आपको 1,60,000 का आपको जनरल रिजर्व दे रखा है। यूडीपी की जगह क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व आ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एल और एम, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड रेशो के अंदर। तो ये जो 160 का बैलेंस है इसको आप 5:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये 5:3 के अंदर आपने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो बैलेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं ये मेंशन कर देता हूँ, क्रेडिट बैलेंस है। तो ये भी एक यूडीपी है। एंट्री क्या बताई थी मैंने, यूडीपी एक एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, कॉमन वर्ड है जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। यूडीपी का मतलब हो गया जो भी रिलेवेंट आइटम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की, आपको वो यूज करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ये आ गया आपका। और ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एल ओल्ड पार्टनर्स है और एम ओल्ड पार्टनर्स है, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, जो 5:3 है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है, बड़े क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली आता है। ऐसे ही आपको दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये जो मैंने अभी आपको रिजर्व बताया, उसका ट्रीटमेंट बताया, आप एक बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं फिर दोबारा से इसको रिकअप कर रहा हूँ। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होंगे आपके, उनकी कैटेगरी होती है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये लिस्ट थी बैलेंस शीट के अंदर जो मैंने बताई थी, ये हमेशा लेफ्ट साइड में दे रखे होते हैं बैलेंस शीट के, और जब आप उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करोगे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर न्यू पार्टनर से इसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये किन से क्रिएट किया गया, ओल्ड पार्टनर्स ने ही अपनी पास्ट जो प्रॉफिट्स है उनमें से इसको क्रिएट किया गया। ये काइंड ऑफ सेविंग्स होती हैं। मतलब जब आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म को मुनाफा होता है तो सारा का सारा मुनाफा ऐसा नहीं है ना कि वो खर्च कर देंगे। कुछ पैसा तो हम भी नॉर्मली अपने डे टू डे जो हम कमा रहे हैं तो हम कुछ रिजर्व रखते हैं, बैकअप रखते हैं। ऐसे बिजनेसेस को भी अपने कुछ रिजर्व रखने पड़ते हैं, बैकअप रखने पड़ते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करे, स्ट्रेंथन करे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करे। तो यहाँ पर जितने भी यूडीपी हैं वो पार्टनर्स कैपिटल के राइट साइड में जाएंगे, और जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं जो राइट साइड में दे रखे होंगे आपको, वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के लेफ्ट साइड में जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ओल्ड पार्टनर्स होगा और ओल्ड रेशो होगी, इसके अलावा इसको किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। नो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बता दिया, बड़े क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इसके साथ दो तीन चीजें और है, दो पॉइंट्स है जो मुझे बताना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लगता है कि शायद सर ये रिजर्व और फंड है और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बट जब आप एडमिशन में, रिटायरमेंट के अंदर, कभी भी डिसोल्यूशन में, कभी भी आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का ट्रीटमेंट करते हो तो यहां पर कुछ लाइबिलिटी साइड में ये वर्ड गिवन होते हैं, लाइक प्रोविडेंट फंड,
और एम्प्लॉय सेविंग फंड। एम्प्लॉय सेविंग फंड तो फिर भी बहुत कम यूज होता है, प्रोविडेंट फंड फ्रीक्वेंटली यूज होता है। और आपको कहां गिवन होता है? लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी फॉर द फर्म। इनको गलती से भी हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार देखा कि बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है या एम्प्लॉय सेविंग फंड दे रखा है, इसको भी ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मेरे वर्ड्स को याद रखिए, इन दोनों को आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ये प्योर हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है, मतलब ये पैसा है, देना ही है भाई। प्रोविडेंट फंड क्या है? एम्प्लॉय का पैसा है, रिटायरमेंट का पैसा होता है, बेनिफिट्स होते हैं। ये फर्म कैसे, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर? ये तो एम्प्लॉय का पैसा आपने निकाल के रखा हुआ, जब एम्प्लॉय जाएगा तो वो ले जाएगा पैसा। तो ये इस तरीके के जो भी फंड्स हैं, उसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इनका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये न्यू बैलेंस शीट के अंदर भी लाइबिलिटी साइड के अंदर ही आएंगे। हाँ, इसमें कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, कुछ भी आपको वहां पर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फंड्स होते हैं। अभी हमने यूडीपी के बारे में बात की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक्स होते हैं जो किसी पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। ये दोनों के दोनों फंड्स जो है सेम वैसे ही जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे उसके क्रेडिट साइड के अंदर लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में, मतलब कि अभी जो पीछे स्लाइड के अंदर मैंने आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बताए थे वो सारे के सारे स्पेसिफिक नहीं थे। ये दोनों स्पेसिफिक हैं जो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए जाते हैं। तो यदि इनसे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर पार्टनरशिप में क्रिएट नहीं हुई है तो इनको भी हम सिमिलर तरीके से ओल्ड रेशो के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? मतलब वही चीज है, पर थोड़ा सा शब्द अलग हो गए। ये अब आपको लगेगा सर ये फंड है, ये फंड दे रखा है, ये भी फंड दे रखा है, ये तो फंड फंड है। और पीछे जो आपको स्लाइड में मैंने बताया था, आपको लगेगा सर ये क्या है, इसके आगे भी फंड रखा हुआ है। तो कंफ्यूजन यहां से क्रिएट होता है, ये भी फंड है, ये भी फंड है, पर इसको आपको याद करना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज सेविंग फंड, ये आपको पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यूज होंगे। री, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम शुरू कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गई बात, हम मैं क्या बोलने जा रहा था। तो यही चीज ध्यान रखनी है कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो सब लाइबिलिटी साइड में होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एसेट साइड में होते हैं। तो वो जो भी कैटेगरी दे रखी है वो लेफ्ट साइड में दे रखे होंगे तो राइट में डिवाइड करना है आपको पार्टनर्स कैपिटल के, और बैलेंस शीट के जो राइट में दे रखा है एसेट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा और ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? नाम मैंने बता दिया, किन चीजों को आपको इग्नोर करना है, किन चीजों को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि भाई प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय सेविंग फंड ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर फंड लिखा हुआ है, वहां तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था। अच्छा, बाय द वे मैं ये बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ये एक स्पेसिफिक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट से फ्लक्चुएशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, भी कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कम हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए एक फंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन वर्कर्स के लिए बनाया जाता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए बनता है, जैसे वर्ड से पता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, किसी वर्कर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए या कोई और रीजन है तो वहां से पैसा उसको निकाल के दिया जा सके। तो ऐसे बिजनेस होते हैं जो बहुत हाई रिस्की होते हैं, जहाँ रिस्क बहुत ज्यादा होता है। भाई आप गुड़गांव में काम कर रहे हो, दिल्ली में काम कर रहे हो, मुंबई में काम कर रहे हो, वो रिस्की नहीं है, बट आप किसी रिमोट एरिया में जाके काम कर रहे हो तो वहां रिस्की है बहुत ज्यादा। माइनिंग, माइन सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हो, वहां बहुत ज्यादा रिस्क है, तो वहां पर ऐसे जो बिजनेसेस है उनको इस तरीके के रिजर्व बना के रखने पड़ते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वर्कर को कॉम्पनसेट करने के लिए, किसी की मिस हैपनिंग हो जाए, कोई इंजर्ड हो जाए, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाए, सो दैट कि उसमें से पैसा निकालकर उसको दिया जा सके, ठीक है? तो आगे हम चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन वर्ड का मतलब क्या है? आप उनको रीवैल्यूएशन कर रहे हो, रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। भाई जब भी एक नया पार्टनर आता है तो जब भी वो आएगा तो उसको उस समय हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स हैं, उनकी क्या आज की डेट की प्राइस है, एग्जैक्ट वैल्यूज है, और क्या लायबिलिटीज की हमारी वैल्यूज है, उसको फ्रेश वैल्यू बतानी पड़ती है। भाई वो तो अभी की वैल्यू बात करेगा ना कि आज क्या वैल्यूज है। बैलेंस शीट तो एक साल पुरानी होती है, उसमें तो वैल्यूज पुरानी होंगी, अब देखो चेंजेस तो होते ही हैं, ऐसा तो नहीं है एसेट्स की वैल्यू
इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है, लाइबिलिटीज भी इसी मैनर में फ्लक्चुएट होती हैं, बढ़ती भी घटती भी हैं। आप समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आई थिंक समझ में आ रही है आपको बात। तो आपको करना क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आपको एक रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट बनाना होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, शायद थोड़ा विजिबल नहीं है, मैं पढ़ देता हूं। फॉर प्रॉफिट आइटम, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। थोड़ा व्हाइट कलर से है तो थोड़ा दिक्कत होगी, पर कोई बात नहीं, अब समझिए इसको। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यदि किसी वैल्यू के एसेट, किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ए फॉर एसेट, इंक्रीज इन एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं की गई है, उसको रिकॉर्ड करना। देखो एसेट की वैल्यू बढ़ना। तो एक जो वर्ड अभी हम यूज कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन, मतलब किसको रिवैल्यूट कर रहे हो आप? रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है आपका, क्योंकि यहाँ से लॉस और प्रॉफिट होता है। तो ये जो वर्ड यहाँ वर्ड यूज किया जा रहा है, री, दोबारा से वैल्यूएशन करना, इन दोनों को क्लब कर देंगे तो रीवैल्यूएशन हो जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जब कोई नया पार्टनर आएगा, तो भाई मान लो मैं किसी फर्म में एडमिट हो रहा हूँ एज ए न्यू पार्टनर, तो भाई मेरी भी तो ये इच्छा रहेगी ना, मैं भी तो इच्छुक हूँ ना जानने का कि भाई अभी मेरे को बताओ कि आज की डेट के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या वैल्यू है। तो पुरानी वैल्यूज है भाई, एसेट फ्लक्चुएट भी तो होती है ना, तो नया पार्टनर जानना चाहता है ना कि मेरे को तो फ्रेश वैल्यूज बताओ ना। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी रिवेल अकाउंट हम यहाँ पर बनाते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी लॉस और प्रॉफिट होता है, वो पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। अब जैसे कि ये प्रॉफिट वाली आइटम्स बताई थी, ये लॉस साइड की आइटम्स है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू को डिक्रीज हो रही है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रिकॉर्डेड कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो पहले नहीं पता थी, आज हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। वर्ड्स को ध्यान से, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो नहीं पता थी हमें पहले। एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाना। एक तो अनरिकॉर्डेड है जो रिकॉर्ड ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं थी, अब पता चल रहा है। और एक जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है जो पहले से ही ऑलरेडी है और उसकी वैल्यू जंप कर जाए। अभी मैं इसको और ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। ये बनाने के लिए ये अकाउंट, ये बड़ा जोरदार अकाउंट है। ये अकाउंट है जो इतनी ज्यादा आपको यूज होगा, आपका चेंज इन पीएसआर में भी यूज होगा, आपका ये रिटायरमेंट में भी यूज होगा, कभी कभी डेथ में भी बनाना पड़ जाता है ओकेशनली, और एडमिशन में तो होगा ही होगा भाई। ये 6 नंबर के क्वेश्चन उसमें रिवेल अकाउंट हमें बनाना ही होता है ज्यादातर केसेस के अंदर। ठीक है, तो ये परफॉर्मा है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। फॉर्मेट ही मैंने बार बार बात करता हूँ, फॉर्मेट समझने का मतलब है कि आपने बहुत कुछ समझ लिया है, बाकी उसको इंप्लीमेंट करना 50% पार्ट है, फॉर्मेट को समझना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डेबिट साइड है, और डेबिट साइड के अंदर कुछ चीजें दे रखी हैं। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, किसी भी एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज इन एसेट, तो यहां पर आएगी डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, मैं पहले डेबिट साइड के बारे में बात कर लेता हूँ कि वो सारी आइटम जो हमें लॉस वाली है, अभी मैं पढ़ रहा था ना, एक प्रॉफिट वाली आइटम थी, एक लॉस वाली। तो जो प्रॉफिट वाली आइटम्स है वो सारी इधर आएंगी, प्रॉफिट आइटम जो आपको प्रॉफिट कर रही हैं आइटम्स, और जो आपकी लॉस वाली आइटम्स है जिनसे आपको नुकसान हो रहा है, वो यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो लॉस वाली आइटम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कौन सी होती है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, आपकी कोई एसेट्स है और उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हमारे लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, बराबर है, लॉस आइटम्स। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, भाई हमारी कोई लाइबिलिटी थी, मुझे किसी को 10,000 रुपए देने थे, अब पता चल रहा है कि मुझे उसको 20,000 रुपए देने हैं, मतलब 10,000 मेरे और इंक्रीज हो गए, तो उसको मैं क्या कहूंगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेगी तो हमारे लिए फायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही है, मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है। तो मेरी एसेट की वैल्यू कम होना भी मेरे लिए नुकसान है, और मेरी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होना भी मेरे लिए नुकसान है। तो दोनों ही मेरे लिए लॉस आइटम है। एंड देन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो हमें पहले हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, अनफोर्सीन है। अब पता चल रहा है कि ये अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। कोई कोर्ट में हमारा केस चल रहा था किसी भी तरीके का, किसी कस्टमर ने हमें, हम पे कोई क्लेम कर रखा था, ठीक है, तो हमें वो क्लेम देना पड़ रहा है। मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि आपको क्लेम देना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड में नहीं होती और एकदम से निकल कर आती हैं, वो हमें पे करना पड़ता है, और ये भी हमारे लिए एक लॉस वाली आइटम है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही हम इस तरफ आते हैं, तो यहाँ इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज है, ये दो तो बहुत की पॉइंट्स है। सेम इनका ही रिवर्स करना है हमें, क्या करना है, उल्टा कर दो।
यहां पर डिक्रीज इन एसेट है, यहां पर क्या आएगा, इंक्रीज इन एसेट। एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हुई। और किसी भी आपकी, मान लीजिए बिल्डिंग मेरे पास 1 लाख की थी पहले, पिछले साल, अब दोबारा से क्योंकि नया पार्टनर की इच्छा है कि भाई दोबारा से रिवैल्यू करो, तो वो वैल्यू 2,50,000, 2.5 लाख हो गई। 1 लाख की थी 1 साल पहले, अब 2.5 लाख की होगी, कितनी बढ़ गई, 1.5 लाख। तो जो 1.5 लाख बढ़ रहा है वो इधर आ जाएगा, पर हमारे लिए फायदा है। तो ऐसे आपके पास जितनी भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू यदि अप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, अप्रिशिएट मींस बढ़ रही है, तो वो जितनी भी बढ़ी हुई वैल्यू है वो यहां पर आएगी। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये प्रॉफिट आइटम है हमारी। एक चीज और हमें यहां पर ध्यान रखनी है कि यहां पर सिर्फ चेंजेस आएंगे। चेंजेस का मतलब जो इंक्रीज और डिक्रीज है वही आपको यहाँ शो करना है। उनकी वैल्यू के अंदर से प्लस माइनस वो हम बैलेंस शीट के अंदर करेंगे, उनकी जो नेट वैल्यू या फ्रेश वैल्यू हम जो निकालेंगे। फिर ऐसे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, किसी वैल्यू लाइबिलिटीज की वैल्यू आपकी कम हो जाए, लाइबिलिटी, ठीक है, किसी भी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाए, ये इस तरफ नहीं था, ये इस तरफ था। अब कोई लाइबिलिटी, मान लीजिए मैंने किसी को 15,000 देने थे, अब पता चल रहा है कि मुझे सिर्फ 5,000 देने, तो मुझे 10,000 का फायदा हो रहा है, कम पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और जो फाइनल जब मेरे को पता चला कि मुझे कम देना पड़ रहा है, तो मेरी लाइबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, मतलब मेरे लिए फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है तो ये प्रॉफिट है मेरे लिए, वो इधर आएगा, जितना भी मेरा फायदा हो रहा है, ठीक है। फिर है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, वो एसेट्स जो छोटी मोटी होती हैं, अनरिकॉर्ड होती हैं, हमें पता ही नहीं होता, पड़ी होती है, बाद में पता चलता है अच्छा ये भी पड़ा है हमारे पास। तो बहुत बार ऐसा होता है, हमारे घर के अंदर भी बहुत सारा सामान ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं होता, छोटी मोटी चीजें हमें मिलती रहती हैं, तो फिर हमें जब मिलती हैं तो पता लगता है अच्छा ये भी थी हमारे घर के अंदर, और हम तो खामा खा बाहर से खरीदने के लिए सोच रहे थे। तो अनरिकॉर्डेड एसेट जब भी निकल कर आएंगे, ये भी हमारे लिए प्रॉफिट आइटम होती है, मेरे फायदे की बात है। मोटे मोटे तौर पे आपको इस बात को समझना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितनी भी हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमें लॉस दे रही हैं, लॉस वाली चोट दे रही हैं, वो सारी की सारी डेबिट साइड में आएंगी, लॉस आइटम, ये सारी की सारी लॉस मेकिंग आइटम है। और वो सभी आइटम जो हमें प्रॉफिट दे रही हैं, वो सारी की सारी हमारी क्रेडिट साइड में आएगी। तो ये हमारी फायदे वाली साइड है, क्रेडिट साइड फायदे वाली साइड है, और डेबिट साइड हमारी लॉस वाली साइड है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, इस अकाउंट को बना लिया, अब अकाउंट्स में एक चीज होती है कि हमें बैलेंसिंग करना होता है। बैलेंसिंग करते हैं तो कोई शॉर्टेज आती है। शॉर्टेज का मतलब है कि यदि आपकी ये वाली साइड आपकी शॉर्ट है, तो डिफरेंस यदि इधर आता है तो वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है। और कैसे डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है और ओल्ड रेशो में करना है। ऐसे ही लॉस ट्रांजेक्शन, यदि डिफरेंस इधर आ रहा है, मतलब शॉर्टेज इधर आ रही है, तो जब शॉर्टेज इधर आएगी तो वो दैट मीन्स लॉस है, मतलब इधर आएगा तो प्रॉफिट है, इधर आएगा तो लॉस है, सिंपल सा है, वो लिखा हुआ है वहां पर, देख लेना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो भी किस में करना है, ओल्ड रेशो के अंदर करना है। नए पार्टनर से इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने यूडीपी यूडीएल आपसे डिस्कस किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस बैलेंस शीट में कहां दे रखे होते हैं, और उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें कहां डील करना होता है, एकदम ये क्लियर होना चाहिए हमें। फिर जब नया पार्टनर आता है तो पहला अकाउंट हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, बड़े क्वेश्चंस पे जो 6 मार्कर के अंदर आता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई सीधी सी बात है, जब नया पार्टनर आएगा वो तो ये कहेगा ना कि भाई मुझे आज की वैल्यू बताओ, एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या है, पिछले साल की वैल्यूज तो अलग होंगी, अभी की बताओ। तो जब हम दोबारा से उनको वैल्यूज को रीवैल्यूड करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, तो कुछ चीजों के अंदर इंक्रीज होता है, कुछ चीजों में डिक्रीज होता है, कुछ चीजें मीन्स एसेट्स और लाइबिलिटीज, तो कुछ में इंक्रीज है, कुछ में डिक्रीज है, वो आपने रिवैल अकाउंट बना लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, और उसमें आपने उसको पुट कर दिया। सिंपल सी बात है, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने बना लिया। आपको बनाने के बाद आपको शॉर्ट देखना है, इधर आ रहा है तो प्रॉफिट है, इधर आ रहा है तो लॉस, मतलब शॉर्ट मींस शॉर्टेज को देखना है, इधर है तो प्रॉफिट है, इधर है तो लॉस है। दो पार्टनर है मान लो, ए और बी, ओल्ड रेशियो के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पर भी दो पार्टनर है, ए और बी, नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भूल जाना उसको, लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये होता है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, हमें समझना होगा इस बात को। डेबिट साइड हमारी लॉस मेकिंग साइड होती है, क्रेडिट साइड हमारी प्रॉफिट मेकिंग मींस फायदे वाली साइड हमारी क्रेडिट साइड है, और नुकसान वाली साइड हमारी डेबिट साइड है। बैलेंसिंग करेंगे, जैसा कि अकाउंट्स का नियम है कि हमें बैलेंस करने होते हैं, बैलेंस करने के बाद हमें एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, यदि वो डेबिट साइड में आता है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में आता है तो लॉस है। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है और ओल्ड रेशो के अंदर करना है।
ये फॉर्मेट इतना इंपॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट में, चेंज इन पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर भी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो इसको बहुत ध्यान से करना है, इसमें गलती नहीं करनी है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, तो हम ये भी जान लेते हैं कि भाई वहां पर जो भी प्रॉफिट निकला है, जो भी अभी आपको मैंने बताया था ए और बी के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट किया, लॉस है या प्रॉफिट है, इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे अभी हम बैलेंस शीट का कर रहे थे। मतलब कि प्रॉफिट हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं, तो राइट साइड में लेके जाना है उसको। किस नाम से आ जाएगा? ये यहां से निकलकर यहां पर आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और किस रेशो में होगा? ओल्ड रेशो के अंदर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मान लीजिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस निकल जाता है, ए और बी के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, कहां आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। मैं डेबिट क्रेडिट की बजाय लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट बताना ज्यादा पसंद करता हूँ, और बच्चों को अच्छे से याद भी हो जाता है। तो रिवेल में भी जो चीज प्रॉफिट है लेफ्ट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाएगा? राइट साइड में जाएगा। और लॉस आ रहा है आपका जो राइट साइड में होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल के कहा जाएगा? लेफ्ट साइड में। मतलब राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। और पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा और किस में? ओल्ड रेशो में। ठीक है। अब ये जो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट है, एक तो रिवेल के प्रॉफिट और रिवेल के लॉस के लिए यूज करना है आपको, और ये अल्टीमेटली जाते कहाँ है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझ रहे हो भाई? कुछ लग रहा है फास्ट तो नहीं चल रहा ना? आराम से देख लेना वीडियो को पॉज करके। दूसरा, जितने भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं, उनको भी आपको ऐसे ही करना है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब हम उनको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से, तो वो लाइबिलिटी साइड में दे रखे होंगे, तो राइट साइड में आ जाएंगे, राइट साइड वाले लेफ्ट साइड में। वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्योंकि ये सारी की सारी सिमिलर हैं चीजें, तो मेरे लिए बताना ईजी था। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल होती है, तो आपको काफी मदद मिलेगी, क्योंकि ये बेसिक फंडा है, फाउंडेशन है ये उस चीज की। और बड़े क्वेश्चंस के अंदर जब आपको यदि जाना है, उनको अटेम्प्ट करना है, तो आपको इनको बहुत एक्यूरेटली डील करना पड़ेगा, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बहुत अच्छे से बने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनकी सही से पोस्टिंग हो जाए। तो एक होता है जनरल एंट्री के थ्रू पोस्ट करना, एक होता है कि हमने लेजर बनाया, लेजर से ही डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने जनरल एंट्री के थ्रू आपको नहीं बताया, क्योंकि सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब बहुत स्टूडेंट का नंबर ऐसा है जो जनरल एंट्रीज को नहीं डील कर पाते। तो उनके लिए लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट बताना ज्यादा अच्छा रहता है, उनको समझ में भी आ जाता है कि ठीक है सर, समझ में आ गया क्या करना है। और दो तीन क्वेश्चंस करेंगे, वो एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। तो भाई आई होप, आशा करता हूँ कि जो भी मैंने अभी बताया आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। कई बार क्या करते हैं आप, कंजूसी करते हो, तो अपने जो फ्रेंड सर्कल है, किसी और की भी मदद हो जाए भाई, ये तो नॉलेज है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप किसी और की भी मदद कर सकते हो, और कोई इसके चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को भी प्रॉब्लम होती है, कोई मुझे डीएम भी कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। थैंक यू सो मच।